अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? काशिफ़ हियर। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा इन्वर्टर लेने के लिए किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको सिर्फ़ मछली खाने के लिए ना दूँ, बल्कि मछली पकड़ना सिखा दूँ, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में आपने वो काम करना हो, तो आपको किसी दूसरे से दोबारा पूछने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि जी फलाँ इन्वर्टर अच्छा है वो ले लें। आपको जो सेलर्स होते हैं वो यही करते हैं कि जी 2-3 नाम बता देते हैं और कहते हैं जी ये ले लें। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि वो किस वजह से वो इन्वर्टर अच्छा है या वो नहीं अच्छा है। तो आपको पता होना चाहिए, खुद से सीखना चाहिए कि क्या-क्या फीचर्स होते हैं जो आपको चेक करने चाहिए जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, ख़ास तौर पे महँगी चीज़ जैसे कि इन्वर्टर है। तो आजकल आपको पता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर का तो तकरीबन ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, क्योंकि नेट मीटरिंग में आने वाले मसाइल और नए कनेक्शंस में अब नेट मिलिंग आ गई है, जिसका आपको पता है कि फ़ायदा तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है। तो इसलिए अब हाइब्रिड इन्वर्टर की बात ही हो रही है, तो हम ये हाइब्रिड इन्वर्टर के हवाले से ही हम ये चीज़ें चेक करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले जो फीचर आपको देखना चाहिए वो होता है कि आपको वोल्टेज क्या चाहिए, आपकी बैटरी कौन से वोल्टेज वाली है। अगर आपने लेनी है या ले ली हुई है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की है या 48 वोल्ट की है। तो ज़्यादातर आपको पता है बड़े सिस्टम के लिए 48 वोल्ट ही लिया जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका वोल्टेज क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपने इन्वर्टर लेना है। 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर जो है 48 वोल्ट की बैटरी के साथ नहीं लग सकता। इसी तरह 48 वोल्ट वाला जो है वो 12 वोल्ट बैटरी के साथ नहीं लग सकता। तो आपको पहले तो आप चेक करें कि आपको वोल्टेज कौन-सी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर एक नया फीचर आ जाता है कि प्योर साइन वेव आउटपुट। आपको हमेशा वही इन्वर्टर लेना चाहिए जिसकी आउटपुट जो हो प्योर साइन वेव हो। क्योंकि जो ये होती है बिल्कुल ये इसमें आपको आपको कोई किसी किस्म का महसूस नहीं होता, फ़र्क नहीं महसूस होता। जैसा आपको एसी करंट वापटा की तरफ से आ रहा है, ये एग्ज़ैक्टली तकरीबन वही आपको आउटपुट देती है और आपकी एप्लायंसेस को और आपकी किसी भी चीज़ को फ़र्क ही नहीं महसूस होता है। जैसे वो उस पे चल रहा होता है, उसी क्वालिटी के साथ वो उस पे चल रहा होता है। तो ये जो पुराने यूपीएस होते थे, उनकी जो आउटपुट होती थी, वो बहुत हल्की होती थी और आपको फ़र्क फ़ील होता था कि बिजली जाती थी, आपको पता लग जाता था कि बिजली चली गई है। अब ये इतने अच्छे प्योर साइन वेव की आउटपुट आ चुकी है कि इसमें आपका वही आपको महसूस ही नहीं होता कि बिजली गई है कि आई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हमेशा आपको प्योर साइन वेव का आउटपुट लेनी चाहिए इन्वर्टर। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि आप देखिए कि आपको कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। आपको 4 किलोवाट का चाहिए, 6 किलोवाट का चाहिए, 8 किलोवाट का चाहिए। अब इसमें अगर तो आपको 2-3 किलोवाट का चाहिए तो आपको पता है वो 24 वोल्ट में ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे भी छोटा चाहिए तो 12 वोल्ट में। लेकिन अगर आपने 6 किलोवाट या उससे बड़ा लेना है तो आपको 48 वोल्ट में जाना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी किलोवाट की क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से आप लें अपनी जो-सा इन्वर्टर लेना है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आउटपुट के साथ आपको हाई सर्ज कैपेसिटी का भी ख्याल रखना चाहिए कि इन्वर्टर में ये ऑप्शन होना चाहिए कि जैसे कोई मोटर चलती है, तो उसका चंद सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा है लोड आता है और कोई आपके घर में इंडक्शन लोड है, तो वो भी स्टार्ट में थोड़ा-सा टाइम यानी कि बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। तो वो भी आपके इन्वर्टर में ये कैपेसिटी होगी तो वो उसको चलाएगा। वक़्ती तौर पे यानी कि अगर 6 किलोवाट का हाइब्रिड है, तो उसके उसको 8-10 किलोवाट तक सर्ज कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके अंदर फीचर होता है कि चंद सेकंड के लिए वो इतना बर्दाश्त कर सके। तो वो भी आप लेते हुए चेक करें कि आप जिसको लेना चाह रहे हैं, जिस इन्वर्टर में उसमें ये कैपेसिटी है। फिर होती है डुअल आउटपुट। डुअल आउटपुट आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका एक जो है हैवी लोड होती है और एक क्रिटिकल लोड होती है। तो उसमें अगर जिन लोगों का ऐसा सिस्टम है कि उनकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम हो जाती है, उनके लिए बड़ा फ़ायदा है क्योंकि वो स्मार्ट लोड या जो क्रिटिकल लोड में वो ऐसी चीज़ डालते हैं जो कि लाज़मी उनको ज़रूरत है। जैसे घर में पंखा लगा लें, फ़ैन आपकी लाइट लगा लें या फ्रिजेज़ इन्वर्टर फ्रिजेज़ हैं। तो ये आपको चलनी ही चाहिए होती है। लेकिन कुछ आपके लोड ऐसे होते हैं जैसे कि एसी हो गया या आपका कोई बहुत ज़्यादा फैंसी हीटर है या गीज़र है, कोई इस तरह की चीज़ें बिजली वाली, तो वो ये डुअल आउटपुट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी बैटरी ख़ास वोल्टेज पे चली जाए, आप उसकी सेटिंग कर लेते हैं, तो वो क्या होता है कि जब वो देखता है सिस्टम की बैटरी कम हो रह गई है, तो वो आपका हैवी आउटपुट बंद कर देता है, लेकिन आपकी जो लाइट लोड है, जो क्रिटिकल लोड है, उसको चलने देता है। तो उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाता है, आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होती और आपकी बेसिक चीज़ें अगर लंबी बिजली चली जाए या ज़्यादा कोई लंबा
आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बैटरी को, तो आपका घर का बेसिक लोड चलता रहता है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ तो देखने वाली होती है, वो नंबर ऑफ एमपीपीटीज़ है। आपको पता है एमपीपीटी क्या होता है? जो बेसिकली पीछे से जो सोलर से जो करंट आता है, उसको उसको एक प्रॉपर तरीके से इन्वर्टर आपको आगे फॉरवर्ड करता है। इसको एमपीपीटी कहते हैं, ठीक है? अब इसमें 2 एमपीपीटीज़ हों, तो उसका क्या फ़ायदा है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट तरह के पैनल्स हैं, लेट्स से कि आपके पास कुछ पैनल हैं, वो आपने पुराने परचेज़ किए हुए हैं, उसकी वाटेज और है और भी उसके फीचर्स और हैं, और कुछ आपने बाद में लेटेस्ट मॉडर्न खरीदे। तो अगर आपके पास ये 2 एमपीपीटीज़ होंगे, तो आप 2 स्ट्रिंग्स बना के वो दोनों पैनल्स यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपका सिंगल एमपीपीटी हो, तो फिर आप अगर वो दोनों को जोड़ेंगे, तो वो जुड़ तो जाएँगे, लेकिन नए पैनल का बेनिफिट कोई नहीं होगा। वो पुराने वाला जो है ना, उसके हिसाब से ही आपको लो आउटपुट देगा। तो उससे आपका मतलब नए पैनल ज़ाया हो जाएँगे आपके। तो इसलिए डुअल एमपीपीटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर उससे भी ज़्यादा हो बड़े इन्वर्टर्स में, 3 फेज़ में 3 एमपीपीटीज़ भी आ जाती हैं। तो बहरहाल डुअल एमपीपीटी का होना भी बहुत ज़रूरी है जब भी इन्वर्टर लें। तो अगर आपको आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपने नए सोलर पैनल ले लिए हैं और आपको बस ये है कि अब मैंने दोबारा नहीं लेने, फिर सिंगल भी ठीक है। वैसे 6 किलोवाट में ज़्यादातर सिंगल एमपीपीटी ही आती है। तो अगर आपने अभी लेटेस्ट ना पैनल्स लिए हैं, तो आपको और आपने उसकी फुल कैपेसिटी के मुताबिक ले लिए हैं, तो फिर आपको इसका इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर जिनके पास पुराने पैनल्स हैं और वो बढ़ाना चाह रहे हैं, उनको डबल एमपीपीटी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, फिर ये एमपीपीटी में एक चीज़, अच्छा ये मैं बता दूँ, एमपीपीटी जो है बेसिकली मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये है, लेकिन आपको ये टेक्निकल हो जाएगा। आप इसका सिंपल अल्फाज में ये समझ लें कि आपकी हाइब्रिड आपका जो पैनल से बिजली बन रही है, उसको एक स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से, बगैर उसमें ऊपर-नीचे किए, वो आपको आगे सप्लाई करता है करंट। ये एमपीपीटी का काम होता है, ठीक है ना? बगैर एमपीपीटी के आप सोलर पैनल्स को नहीं यूज़ कर सकते। तो अच्छा, इसमें एफएफपीटी का एक चीज़ देखने वाली होती है कि ये वाइड रेंज की हो, उतनी ही बेहतर होती है। वाइड रेंज से बना रहा है कि कम से कम वोल्टेज पे भी एक्टिव हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पे भी चली जाए। आपको जब पैनल्स आप जोड़ते हैं, अगर आप एक पैनल जोड़ते हैं, तो वो 50 वोल्ट के अराउंड उसका बनते ही वोल्टेज। तो अगर आपकी एमपीपीटी स्टार्ट ही आपकी 100 से हो रही है, जैसा कि ज़्यादातर इन्वर्टर्स में होता है, तो इसका मतलब है कि एक पैनल लगाएँगे तो वो एक्टिव ही नहीं होगे। 2 पैनल लगाएँगे तो कम से कम फिर एक्टिव होगी, और कुछ इन्वर्टर तो 3 पैनल से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जितने आप स्ट्रिंग में आप ना ना लगाते जाते हैं पैनल्स, उसकी वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए आपकी एक लिमिट होती है, जैसे कि आप मैक्सिमम आप 500 वोल्ट तक जा सकते हैं। 5 आप ज़्यादा 9-10 पैनल लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा पैनल लगाएँगे तो फिर अपर लिमिट टच होना शुरू हो जाती है इन्वर्टर की, और वो नहीं चल पाएगा, वो नुकसानदेह होता है उस टाइम। तो अब ये जितनी वाइड रेंज है ना, अब ये 0 से लेके यानी कि 500 तक रेंज है। तो इसमें अब जितनी आपकी मतलब वाइड होगी, उतनी बेहतर होगी। यानी कि अगर आपकी 100 से स्टार्ट होती है तो वो बेहतर है, और किसी की 50 से स्टार्ट होती है तो वो और बेहतर है। इसी तरह ऊपर तक कोई 400 तक जाता है, तो उससे अगर कोई 450 तक जाता है तो वो बेहतर है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कम से कम भी आप प्लेटें लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटें भी लगा सकते हैं। तो ये रेंज भी चेक करना चाहिए। और अगर आपने एक छोटा इन्वर्टर लिया हुआ है, जैसे कि आप 12 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं या 24 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें ये है कि अगर कम रेंज होगी, अगर 50 वोल्ट में भी वो चीज़ चल जाएगी, तो आपका फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ़ एक प्लेट लेके अपना 500 वाट का लोड जो है ना, आप चला सकते हैं। लेकिन अगर वो उसकी कम से कम एमपीपीटी रेंज ही 100 वोल्ट की होगी, तो आप उसमें फिर 2 पैनल से कम नहीं लगा सकते। तो ये भी चीज़ चेक करने वाली है कि आया आपको वाइड रेंज चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, फिर इसमें ये है कि इस बेसिकली इसी के कनेक्ट से मैक्सिमम पीवी भी आपने देखनी है कि आप पीवी कितनी लगा सकते हैं, ठीक है ना? मतलब कितने पैनल्स उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आपको पता है कुछ 6 किलोवाट के इन्वर्टर है, उनकी पीवी 7,000 तक होती है, लेकिन कुछ की 9,000 तक होती है। वो बेसिकली यही वोल्टेज और करंट के हिसाब से उन्होंने आपको एक सेटिंग दी होती है कि आप इसमें इतनी पीवी लगा सकते हैं। तो वो भी आप चेक करेंगे, आपने कितने पैनल लगाने हैं, उसके हिसाब से उसकी मैक्सिमम पीवी कैपेसिटी कितनी है, वो आप चेक करें। अच्छा, फिर ये कि बैटरी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसमें आया कि बीएमएस की कम्युनिकेशन प्रॉपर है, ये आपने ज़रूर चेक करना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर उसकी प्रॉपर बीएमएस की कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप उसके साथ लिथियम बैटरीज़ नहीं लगा सकते, ठीक है? और उसके अंदर बाकायदा एक ना प्रोग्राम्स ही होते हैं इन्वर्टर के अंदर कि लेड एसिड बैटरी के लिए और ना प्रोग्राम होता है, और लिथियम जो है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के लिए प्रोग्राम और होता है। तो वो भी आपको चेक करना चाहिए कि इसके अंदर वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। फिर बीएमएस कम्युनिकेशन में भी आपने देखना है
कि कौन-सी पोर्ट्स हैं, CAN पोर्ट होती है, RS485 पोर्ट होती है। तो आपको उसमें से भी देखना चाहिए दोनों मौजूद हैं या उनमें से कोई एक मौजूद है, ताकि वो उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके। विदाउट BMS इन्वर्टर लेना ही नहीं चाहिए, जो आजकल के हालात है, आपको पता है हर बंदा लिथियम बैटरीज़ की तरफ भाग रहा है। जब तक लेड एसिड बैटरीज़ थी तो BMS की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता है लेड एसिड बैटरीज़ को तो हम वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब जब से लिथियम बैटरीज़ आ गई है, BMS मस्ट हो गया है। तो इसलिए अब आपकी बैटरी में भी BMS है, तो आपके इन्वर्टर में भी BMS है, और उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फीचर भी आपको देखना चाहिए। अच्छा, फिर ये होता है मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग करंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपका कितना मैक्सिमम मैक्सिमम आप अपनी सोलर से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके इन्वर्टर में कैपेसिटी ही नहीं है ज़्यादा बैटरी चार्ज करने की, कितने एम्पेयर्स तक वो चार्ज कर सकता है, तो उससे आपको टाइमिंग का बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम ना एम्पेयर से चार्ज करेंगे तो वो बैटरी जो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी, लेकिन अगर वही करंट कम होगा तो वो 3 से 4 घंटे लगाएगी। तो ये भी आप देखें, ये बेसिकली दोनों पे मैटर करता है कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है, कि कितने पे मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं, वो आमतौर पे लिथियम बैटरी की बहुत अच्छी होती है। तो अब आपके इन्वर्टर पे आ जाता है कि इन्वर्टर कितना चार्ज कर सकता है, 30 एम्पीयर, 40 एम्पीयर, 50 एम्पीयर, 100 एम्पीयर। उस हिसाब से आपने अपनी वो जो केबल होती है बैटरी की, वो भी उस हिसाब से लगानी होती है, ताकि जल्दी से जल्दी बैटरी चार्ज हो सके। आमतौर पे हम जो देखें, हम सोलर पे ज़्यादा कैपेसिटी पे चार्ज करते हैं, और ना ग्रिड से या वापस से हम बहुत कम पे करते हैं या कोशिश करते हैं कि ना ही करें। अच्छा, फिर आ जाती है जी एफिशिएंसी रेटिंग। ये भी आपको पता है कि जो इन्वर्टर की अपनी एफिशिएंसी क्या है, मतलब जो उसको इनपुट करंट मिल रहा है और वो आउटपुट में कितनी वो कम करता है। आपको पता है कि डीसी टू एसी भी उसने कन्वर्ट करना है, और भी उसने कुछ फीचर्स करने हैं इन्वर्टर ने। तो वो जितना सोलर उसको बिजली देता है, वो सारी की सारी बिजली आगे नहीं कन्वर्ट करता। इसी तरह जो बैटरी उसको करंट देती है, वो सारे के सारे आगे नहीं करता, उसमें से कुछ एफिशिएंसी की वजह से लॉस हो जाता है। तो वो भी आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम ग्रिड 95% तो हो ना। जो 90% वाले आपके एफिशिएंसी वाले इन्वर्टर है ना, वो आउटडेटेड हो गए हैं, उस पे नहीं जाना। आपने जाना है 98%, 99%, तो उसके ऊपर जाना है, यानी कि 95% से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ भी आपने पहले चेक करनी है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है इन्वर्टर की। फिर आ जाता है जी कि ट्रांसफर टाइम क्या है, इंस्टेंट इसकी स्विचिंग हो रही है, यूपीएस मॉडल होता है, एक अप्लायंस मोड होता है। वो भी आप देखें कि इसके अंदर आया कि कोई ऐसा तो नहीं होता है कि बिजली जाती है और आपको मतलब एक अच्छा भला झटका लगे या आपको फ़र्क फ़ील हो। तो उसके लिए भी उसके अंदर कोई फ़ीचर ऐसा मौजूद है कि आपको इंस्टेंट जो है ना, विदिन मिलीसेकंड वो लोड ट्रांसफ़र करे, ताकि उसकी आपको महसूस ही ना हो कि बिजली गई है कि बिजली आई है। इसमें मैं बता दूँ प्रैक्टिकल, कि जब बिजली आती है ना, तब तो तकरीबन हर इन्वर्टर को पता चल जाता है कि बिजली आ चुकी है, तो वो इसलिए वो पता नहीं लगने देता। लेकिन जब बिजली जाती है, वो एक सरप्राइज़ होता है इन्वर्टर के लिए भी, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं पता किसी टाइम भी बिजली जा सकती है। तो इसलिए वो चीज़ मैटर करती है कि जब बिजली जाती है तब इन्वर्टर कैसा रिस्पॉन्स करता है। जब बिजली वापस आएगी तब तो वो बड़ा स्मूथ करेगा, लेकिन जब बिजली एकदम से जाती है ना, तब इन्वर्टर का पता चलता है। तो IP21 इन्वर्टर जो है ना, वो थोड़ा-सा हल्का-सा महसूस करवाते हैं, लेकिन वही आपकी लेटेस्ट IP65, IP66 इन्वर्टर या अच्छी कंपनी के महँगे वाले इन्वर्टर जो हैं, वो आपको पता भी नहीं लगने देते। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली है। फिर आ जाता है जी वाई-फाई और ऐप मॉनिटरिंग, कि आया इसमें वाई-फाई की सपोर्ट है। आजकल आपको पता है वाई-फाई मस्ट हो गया है। आप अपने मोबाइल से हर चीज़ चेक करना चाहते हैं, और उसके लिए एक स्पेसिफिक अगर ऐप भी हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये भी चीज़ आप चेक करें कि आपका या वाई-फाई और ऐप मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ऐप से आप जहाँ मर्ज़ी अपने ऑफ़िस बैठ के भी आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है। फिर आ जाती है जी पैरेलल कैपेबिलिटी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि मतलब ये है कि आप अगर कल को आपको आपका लोड बढ़ गया है या आपकी ज़रूरत बढ़ गई है, तो आप 2 इन्वर्टर को पैरेलल करके भी लगा सकते हैं। तो आईओएस में ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कि वो आप 2 इन्वर्टर सेम, इसमें सेम ही होते हैं। मतलब जो कंपनी आपकी पहले होगी वही आपको एग्ज़ैक्टली उस तरह का लेना पड़ेगा। उसमें बस सिर्फ़ कम्युनिकेशन करानी पड़ती है, ठीक है, नेटवर्किंग की। तो वो उसमें ऑप्शन है। आमतौर पे कई ना जो होते हैं इन्वर्टर, वो पैरेलल हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कल को आपने फ़र्ज़ करें आपने 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लिया है। अब आपके साथ हुआ यार मेरा तो 10 किलोवाट का लोड है, ये तो थोड़ा है, तो आप 2 भी लगा सकते हैं। इसमें इन्वर्टर 2 होंगे, बैटरी आपकी एक ही रहेगी, बैटरी वही यूज़ हो जाएगी, सोलर पैनल भी वही यूज़ हो जाएँगे, ठीक है ना? लेकिन आपका ये कि जो आउटपुट है ना, वो आपकी डबल हो जाएगी।
तो ये आप उसमें पैनल भी बढ़ा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन बैटरी की ज़रूरी नहीं, 2 बैटरी अलग-अलग लगानी ज़रूरी नहीं है इसके लिए, ठीक है? वो आउटपुट खुद ही उसके हिसाब से मैनेज कर लेगा। अच्छा, फिर आपको पता है, वो तो आपको पता ही होगा, नेट मीटरिंग वाला मामला कि आपको ग्रिड फीड चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसमें देखेंगे इसमें आया, अगर जिन लोगों ने नेट मीटरिंग यूज़ करनी है, ये उनके लिए है। आपने अगर ग्रिड फीड करनी है तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर, वो नॉर्मली हाइब्रिड इन्वर्टर से हम मुराद यही लेते हैं कि इसमें ग्रिड फीड भी होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको चाहिए कि आपने सिर्फ ऑफ ग्रिड चलाना है, तो आप ऐसा इन्वर्टर भी ले सकते हैं जिसमें ग्रिड फीड का ऑप्शन ना हो, आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। फिर ये है कि जी इसकी आईपी रेटिंग क्या है? आईपी रेटिंग आपको पता है बहुत ज़रूरी है उसकी मेंटेनेंस के लिए, कि उसकी डस्ट से क्या प्रोटेक्शन है, मिट्टी से क्या प्रोटेक्शन है, गर्मी से क्या प्रोटेक्शन है, हवाओं से क्या प्रोटेक्शन है। आपने इसको इनडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है। अगर तो आपने ऐसी जगह लगाना है जो खुली जगह है, बाहर की करके लगाना है, तो आपका आईपी 65 से नीचे जाना ही नहीं चाहिए। आईपी 54 भी होता है, लेकिन वो भी सही प्रोटेक्शन नहीं होती। और अगर आपने बिल्कुल क्लोज़ प्लेस में घर के अंदर लगाना है जहाँ पे खिड़कियाँ हैं और मतलब हवा भी आती है, लेकिन वैसे डायरेक्ट हवा नहीं आती, बाहर की हवा नहीं डायरेक्ट आती, तो वहाँ पे आप आईपी21 भी लगा सकते हैं। तो ये आईपी रेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट करती है, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म में, कि कितनी मिट्टी उस इन्वर्टर के अंदर जा सकती है, उसकी फ़िल्टर्स को साफ़ करने की कितनी ज़रूरत है, ये आपकी आईपी रेटिंग पे डिपेंड करता है। इसमें भी अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें, क्या है, आपको आईपी20 चाहिए या आपको आईपी65 चाहिए। ये 2 मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस हैं। इसके दरमियान में आपको जिस पोजीशन पे आप लेना चाहें वो आप सोच समझ के ले सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि आपने लगाना कहाँ इन्वर्टर है, और आपको डस्ट का कितना मसला है, आपके इलाके में कितनी डस्ट है, कितनी हवाएं चलती हैं, कितनी आंधियां आती हैं, या और आपके कोई फाइन डस्ट तो नहीं आती है आपके इलाके में। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। फिर आ जाता है जी ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, यानी कि देखें कि आपका किस इलाके में रहते हैं, वहाँ मैक्सिमम गर्मियों में कहाँ तक टेम्परेचर चला जाता है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक डायरेक्ट सनलाइट का टेम्परेचर चला जाता है, तो आपके इन्वर्टर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इस रेंज में काम कर सके। पाकिस्तान में मोस्टली जो भी इन्वर्टर आते हैं उनमें ये रेंजेस होती हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो वेरी करता है, और सर्दियों में ज़ीरो के पास आ जाता है, और गर्मियों में ये 40-50 तक चला जाता है। तो कुछ इलाकों में तो है माइनस में भी चला जाता है। तो ये भी आपने देखना है कि आपका टेम्परेचर जो है, जो आप जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे मिनिमम सर्दियों में टेम्परेचर कितना होता है, और मैक्सिमम गर्मियों में टेम्परेचर कितना होता है। तो उस रेंज के अंदर-अंदर आपने इन्वर्टर लेना है, ताकि वो इन्वर्टर की एफिशिएंसी को या उसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क ना आए। फिर ये सेफ्टी प्रिकॉशंस को आपको देखना चाहिए कि अगर ओवरलोड हो जाता है, आप उसमें 6 किलोवाट इन्वर्टर पे 8 किलोवाट लोड कर देते हैं, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, या उसके पास कोई ऐसा फीचर है कि वो फ़ौरन से ट्रिप हो जाए, बजाय इसके कि वो ख़राब हो जाए। इसी तरह अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आगे अगर कोई वायर 2 आपकी आपस में कनेक्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो सेफ्टी है, अगर उसके दरमियान में कोई ब्रेकर नहीं भी है, तो आया इन्वर्टर खुद से ट्रिप हो जाएगा या खुद से अपने आप को बचा लेगा। ये तो नहीं होगा कि शॉर्ट सर्किट होने से ना जो आपका है इन्वर्टर वही फारग हो जाए, वही खराब हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें, टेम्परेचर प्रोटेक्शन वगैरह, अगर ये तार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या कहीं पे आगे आग लगे तो उसको ये रोकेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको ये पता होनी चाहिए। ये अच्छे इन्वर्टर्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर एंड पे जो आखिरी चीज़ है, लेकिन ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है, कि वारंटी और लोकल सर्विस का भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी वारंटी दे रहे हैं आपको, और आपको ये लोकल सर्विस अवेलेबल है, इसका कोई दफ्तर है, कोई ऑफिस है जिस कंपनी का आप ले रहे हैं, कि कल को अगर कोई मसला आ जाए, कोई आपके ट्रांसफार्मर में कोई इश्यू आ गया, उसकी वजह से कोई मसला आ गया, तो आप उसकी किसी के पास लेके जाएंगे तो कोई उसकी वारंटी को एक्सेप्ट करेगा, कोई उसको सर्विस करेगा, रिपेयर करके देगा। ये प्रैक्टिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपने देखने वाली है, फीचर है, कि आपको कोई कल को आफ्टर सेल सर्विस में कोई प्रॉब्लम ना है। अच्छा, फिर इसमें इस फीचर के अलावा वैसे मैं ये आखिरी फीचर के हवाले से बता दूँ, और सेफ्टी के हवाले से, कि आप जब भी इन्वर्टर लगाएँ ना, उसके पीछे कोई ना कोई सेफ्टी डिवाइस अपनी भी लगाएँ। वो आपको जब आप इंस्टॉलेशन वाले करते हैं, वो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखते हैं। ठीक है ना? आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए और चीज़ों के लिए कोई ना कोई डिवाइस आप ऐसी लगाएँ कि जो आप पहले तो कोशिश करें इन्वर्टर तक वो चीज़ जाने ही ना दें। लेकिन अगर चली जाए किसी तरीके से, तो फिर मैटर करता है कि उस इन्वर्टर में कितनी सेफ्टी है। इन्वर्टर कितनी मतलब यानी कि चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। कोई वोल्टेज सर्ज आती है, कोई करंट सर्ज जाती है, या कोई और प्रॉब्लम आता है, तो फिर वो उस पे डिपेंड करता है कि इन्वर्टर कितना अच्छा है। ये चीज़ें जी, आप ये चीज़ें देख के, सब चीज़ों को ज़हन में रख के
इसमें टिक मार्क कर लें कि कौन-सी चीज़ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप मेंशन करें अपने जब आप इन्वर्टर बाय करें, अपने जो आप जिससे खरीदना चाह रहे हैं कंपनी से, सोलर से और उस चीज़ पे फाइट करें कि नहीं भई मुझे ये चीज़ ज़रूर चाहिए, ठीक है ना? उस हिसाब से अपना बजट तय करें, कंपनी चूज़ करें, उस हिसाब से देखें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपने चीज़ लेनी है। ना कि ये कि आपको जो भी सेलर आपको जो चीज़ भी दे आपको मजबूरन वही लेनी पड़े। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ लें, जहाँ पे जिस फीचर के लिए खर्च करना ज़रूरी है, वहाँ खर्च करें और जो फीचर आपको ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए आपको महँगा इन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए आप सस्ता इन्वर्टर भी ले सकते हैं। लें जी, इजाज़त दें मुझे बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।